हाँ तो गाइस, दिस इज गौर सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो स्वागत है आपकी न्यू सीरीज में इंटरव्यू। सो आज फाइनली हमारे साथ हैं अनुव्रत सिंह, ठीक है। एंड ये अपनी डिटेल्स बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे क्लास 10 के बारे में कि इन्होंने कैसे फॉलो किया, कितने नंबर आए, ठीक है। तो वो सारी बात में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात तो वेलकम करना चाहूँगा मैं अनुव्रत सिंह का, ठीक है। एंड यस, पहले क्वेश्चन है कि भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। हेलो गाइस, आप जैसे गौरव सिंह ने बता ही दिया कि मैं अनुव्रत सिंह इस समय उनका क्लासमेट हूं और क्लास 10 पे मेरे अप्रॉक्सीमेटली 90% आ चुके हैं। तो हो सकता है जहां तक मैं आपकी हेल्प कर सकूं कि आप आगे कैसे लाएं इतने मार्क्स में कि 90 और 95 प्लस। सही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 से पहले कैसे थे स्टडीज में। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, और 10th में भी जैसे लगता है ना एक फेयर टू फेलियर, तो वो आ गया था मेरे अंदर, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी मेहनत मैंने भी की 10th में। वरना मैं तो एकदम एज यूजुअल नॉर्मल बंदा हूँ, कोई ज़्यादा मेहनत वेहनत करता नहीं हूँ। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या बोलना चाहोगे। टाइम मैनेजमेंट क्या था। अब मैं टाइम मैनेजमेंट में क्या ही बताऊँ, तुम भी जानते हो कोविड था जब हमारा 10th चल रहा था इस समय। 2019 का बैच था। सो टाइम मैनेजमेंट तो एज सच कुछ था नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्लासेस भी नहीं हुई थी, क्योंकि नया नया कोविड था तो किसी को कुछ ऑनलाइन के बारे में इतना पता ही नहीं था टीचर्स के बारे। तो यूट्यूब भी था एक साधन, तो आईडियो मंत्रा करके एक चैनल था, तो उससे मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया था क्लास 10 में साइंस। तो साइंस मेरा मतलब जैसे क्लासेस जून में स्टार्ट हुई थी जाके क्लास 10th में, और फिर इस बार पता चला ये सब चैप्टर्स डिलीट भी हैं, तो मैंने सोचा अब इनको पढ़ने क्या फ़ायदा। तो स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही बढ़िया किस्सा है कि जो पढ़े रहो ना तो अब आगे मेरे काम आ रहे। 12th में जो इलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर था, तो उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट रिलेट कर पा रहा था। अगर ना पढ़ा तो उसमें डिलीटेड पार्ट था, तो अब वो काम समझ में भी ना आता। इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ पढ़नी चाहिए, अगर कोई चीज़ ना भी काम आए तो उसको भी कर रहे हैं इंसान। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारे हिसाब से टाइम टेबल अच्छा है कि एक हमें डेली गोल्स बनाना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से क्या सही है। भाई साहब, मैं टाइम टेबल बनाता नहीं। पहली बार ये रहता है कि मेरे माइंड सेट ये रहता है सुबह उठ के आने के बाद कि इतना है कि अगर मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ तो इतने लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हो जाना चाहिए इतने पीरियड ऑफ टाइम में, पहला चीज़। और चैप्टर वाइज मैं कभी एक पूरा चैप्टर का टारगेट रखता ही नहीं। मैंने कहा कि आधे चैप्टर रखता हूँ, आधा चैप्टर कंप्लीट होता है, अगर टाइम बचता है तो मैं और भी कर लूँगा। जिससे कि अगर शॉर्ट टर्म गोल्स रखोगे, छोटे छोटे गोल्स रखो और शॉर्ट टर्म के लिए रखो, अगर वो अचीव होता है तो खुशी अलग से मिलती है, और अचीव होने बाद और भी एक्स्ट्रा करने का मन करता है। तो जब वो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो वो आधा चैप्टर पूरे चैप्टर में कन्वर्ट हो जाता है इंसान का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज किया, मतलब स्ट्रीम कौन सी चूज की, और भाई क्यों चूज की। अब स्ट्रीम के बारे में क्या ही बताऊँ भाई। पीसी एक तो डॉक्टरी फील्ड से बहुत ही पसंद भी थी, बचपन से देखता था डॉक्टर की वाइट कॉस्ट्यूम अच्छी भी लगती थी। हाँ। तो सब लोगों ने, फिर मैंने सोचा पीसी भी लेना चाहिए, बायोलॉजी भी है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रीम परस्यू करने में आसानी हो जाएगी। और पीसीबी से नीट वीट की प्रिपरेशन भी सही रहती, तो अच्छा, पीसीबी मैंने चूज़ की साइंस साइड। हाँ। तो तुम्हारी क्या स्टडी, कोई स्ट्रेटजी थी क्लास 10 की, तुमने क्या फॉलो किया, मतलब जूनियर्स को क्या बताना चाहोगे स्टडी तुम्हारे हिसाब से। भाई साहब, सीधी बात तो यह है कि ज़्यादा सिलेबस तो है नहीं 10th का एज़ कम्पेयर टू 11th एंड 12th, बहुत ही कम सिलेबस है। ठीक, इसलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ के लिए। अभी तो क्लास 10 उनसे भी स्टार्ट ही हुई जूनियर्स ही मेरे। सो ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल में जो चल रहा है ना उसी को प्रिपेयर करते हुए चलो, मतलब कि उससे थोड़ा सा आगे रहो। जैसे कि अगर जो चीज़ तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई जाने वाली है उससे तुम एक दिन पहले उसको पढ़ लो, तो अगले दिन जाओ तो वो चीज़ रिवाइज हो जाए। और आके तुम जो जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में कई सारे बढ़िया बढ़िया चैप्टर जिसके न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर आते हैं बोर्ड्स में, मैंने अपने तरफ से एनालाइज किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो चैप्टर्स के तुम आके पहले न्यूमेरिकल्स लगाओ, पूछो सर से। देखो, पूछने में तो कोई घबराना नहीं चाहिए। पहले 9th तक मैं भी बहुत डरता था कि पूछें कैसे। तो जब से मैंने पूछना चालू किया तब से एवरेज से थोड़ा तो ऊपर आ ही गया हूँ। ये तो कहनी बेकार बात है कि ना कहूँ, झूठ क्यों बोलूँ यार भाई। तो भाई पूछने चालू कर दो, पूछने से कभी घबराना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि शॉर्ट टर्म गोल्स रखो,
शॉर्ट टर्म गोल्स रहेगा तुम्हारे लिए अच्छा भी रहेगा, तुमको एक मोटिवेशन मिलेगा इंटरनल। ओके। ये सब चीज़ें हैं। हाँ, हाँ, फिर ओके। तो तुम्हारे हिसाब से देखो 2 साल से जैसे कि हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो स्कूल भी था, स्कूल के बाद हम लोग किस पे शिफ्ट हो गए, या तो ऑनलाइन कोचिंग पे या तो यूट्यूब पे। तो तुम्हारे हिसाब से यूट्यूब, स्कूल और कोचिंग, इन तीनों में से बेस्ट क्या है? भाई अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो क्लास 10 तक मैंने आज तक जीवन में कभी कोचिंग की ही नहीं, पहली बात। और क्लास 10 में कोचिंग करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देखो तुमको साइंस साइड परस्यू करनी है, ठीक, तब तो अगर आपको एक मूड बनाने की कोचिंग कैसे सेटअप होना है, हाँ। ठीक, कोचिंग के हिसाब से आपको कैसे अपने आप को मॉडिफाई करना है ना, क्योंकि बच्चा ये रहता है कि अभी तक कोचिंग किया नहीं, 11th में डायरेक्टली आ गया बिना कोचिंग किए, और उसके पेरेंट्स कहते हैं बेटा तुम्हारी साइंस साइड है कोचिंग कर लो, तो कोचिंग और स्कूल में बैलेंस नहीं कर पाता, कई बार उसी में फंस के रह जाता है। तो इसलिए जो 9th में करना चाहिए, 9th में कहता हूँ 9th वाले बच्चों को करनी चाहिए कोचिंग, एज कम्पेयर टू उनको सीखना चाहिए कि कोचिंग कैसे हैंडल करते हैं, स्कूल और कोचिंग साइमल्टेनियसली। क्योंकि कई बच्चे होंगे कि सबको साइंस साइड बहुत पसंद रहती है कि हाँ बढ़िया स्कोप है, जॉब्स भी अच्छी मिलती हैं, तो हम कोचिंग कर लेंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्वालिफाई भी कर लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो भाई उस चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए तुमको पहले तो कोचिंग में सेटअप होने की ज़रूरत पड़ेगी ना। स्कूल भी कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, स्कूल का होमवर्क है, कोचिंग का होगा, फिर उसके बाद स्कूल कोचिंग टेस्ट हैं, सब में फंस के रह जाओगे और तो कुछ करना है नहीं। तो इसलिए एक तुमको आइडिया मिलना चाहिए कैसे तुमको परस्यू करना अपना। तो इसलिए कहता हूँ कि कोचिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है कि हाँ कोचिंग ना करे इंसान, लेकिन 10th में तुम्हारा है तो तुम कोचिंग ना करो, क्योंकि उस समय कोचिंग तुम्हारे लिए डेंजरस रहेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, कोई रिस्क लेना नहीं है। 9th वाले बच्चे को कह सकता हूँ हाँ कर लो भाई, तुमको एक मॉडिफिकेशन मिलेगा तुम्हारे अंदर कि हाँ कैसे हैंडल करना है एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड कोचिंग ऑल्सो एज वेल एज स्कूल ऑल्सो। तो 10th वाले बच्चों के लिए सीधा डायरेक्शन ये कि जाओ भैया स्कूल, वहाँ पे पढ़ो लिखो, घर पे और जैसे ना समझ यूट्यूब खोलो, बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स बैठे हैं उनसे पढ़ो, ठीक, और ट्रस्टेड एजुकेटर्स पढ़ो, कोई रैंडम मत चूज़ करना, क्योंकि कई बार ये रहता है ना कि एक दूसरे का कॉपी कर लेते हैं, कई चीज़ मिस हो जाती हैं कॉपीड वाले में। तो एक बढ़िया एजुकेटर चुनो जो तुमको समझ में आए वैसा चुनो। जैसे मेरा सीन था क्या कि एडू मंत्रा जब ग्रो कर रहा था तो उसने उस पर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना चालू कर दिया, और मेरी आदत थी वही वाइट बोर्ड पे मार्कर्स लिखने के लिए, जिससे नोट भी आसानी बनते, डायग्राम भी सीख लेता था साथ ही साथ हाँ। साइंस के। तो मैं तो पुराने वीडियोस देखता था ज़्यादातर, जो वाइट बोर्ड पे वो साथ साथ ड्रॉ करते थे डायग्राम, जिसकी वजह से डायग्राम की पकड़ मेरी सोशल में हमने भी वही वाइट बोर्ड वाली देखी है। ओके। वही सही रहता है, क्योंकि डायग्राम भी सही हो जाते हैं फिर उसी के साथ साथ। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट बुक्स, कोई तुमने बुक ली हो क्लास 10 की जो तुमको हेल्पफुल रही हो? एज सच कोई बुक्स तो जैसे हमारे टाइम पे क्या था कि एग्जाम्पलर्स आते थे कि एमसीक्यूज ज़्यादातर आ रहे थे बोर्ड्स में, तो मैंने एग्जाम्पलर्स का पूरा वो ले लिया था, सेट ले लिया था, लेकिन मैं लगाने जब बैठते थे तो कई चीज़ें मेरी मिस होती थी। मैं सोचता भाई ये कैसे हो रहा है, फिर जब धीरे धीरे जब आदत पड़ी तो एक चैप्टर लगाया नहीं लग रहा था, दूसरा चैप्टर लगाया तो अब कंटिन्यूएशन बन गई, तो मेरे एग्जाम्पल सॉर्टेड थे। फिर एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हुई थी, तो उसमें जैसे यूट्यूब पे अभी भी चलते हैं कई बार क्विज टाइप के कि ऑनलाइन क्विजेज होते हैं, तो सब अटेंड किया था मैंने। उस समय पे यही था कि एमसीक्यूज जैसे कि वेटेज बढ़ गई थी एमसीक्यूज की बोर्ड एग्जाम में, और रिटन पार्ट भी था, तो रिटन पार्ट के लिए जो प्रीवियस ईयर्स रहते थे वो सब उड़ा देता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए कि नहीं, मतलब अगर कंट्रोल में तो उसको यूज़ कर सकते हैं कि एकदम हटा दें क्लास 10 में? भाई साहब क्लास 10 है, कोई वो तो है नहीं हुआ चीज़ कि उसमें एकदम पूरी दुनिया से कट ऑफ ले लो, ऐसा कोई सच सीन रहता नहीं है। ठीक है क्लास 10 एक नॉर्मल है, लेकिन हाँ बच्चे का एक इम्पॉर्टेंट साल भी रहता है कि हाँ बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि क्लास 10 में इतने परसेंटेज थे, क्लास 12 में। देखो स्कूल लाइफ में 2 ही साल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कंसीडर करता हूँ, क्लास 10 एंड क्लास 12। जो क्लास 12 हम सबका चल, क्लास 10 आने वाले जूनियर्स का चल रहा है, तो वही दिक्कत है ना। तो इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया से कट ऑफ तो नहीं कह सकता कि हाँ बच्चे एकदम कट ऑफ कर लें, गेम्स ना लें, कुछ ना करें, एकदम सन्यासी बन जाए, वो सब तो नहीं कहूँगा मैं क्या करो अभी इस टाइम पे, क्योंकि अभी सब उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी है नहीं कि कैसे कंट्रोल करें इतना एट दैट लेवल ना, उतने लेवल पे कंट्रोल कर नहीं पाएंगे बच्चे। उसके बाद डायरेक्टली ये करना चाहिए इन सबको कि ऐसा है कि टाइमर्स जो आते नहीं है, हम लोग यूट्यूब पे भी टाइम लगा देते कि 1 घंटे बाद वो यूट्यूब
खुद ही रिमाइंडर दे देता कि ऐसा है कि आपका 1 घंटा हो चुका है, बंद कर दो। वही सेम चीज़ करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अब देखो यहाँ पे बच्चे ही नहीं हैं कि पेरेंटल पेरेंट्स, कंट्रोल्स वाला ऑप्शन सही रहता हाँ है। वही कह रहा हूँ, हाँ। पेरेंट्स को भी इसमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि हाँ बच्चा अगर है जो है उसको एकदम डांटे वाटे नहीं, लेकिन हाँ उसको काइंड एकदम अच्छे बच्चे की तरह उसको समझाएं कि ऐसा है कि ये सब नहीं। उसके फ़ोन में पेरेंटल कंट्रोल वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसको सेट कर दें, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम वो उस पर वॉच कर सकें, क्योंकि इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एज मेरे समय पे भी थे यार, जैसे कि मैंने स्काइप कर लिया था और ये इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, तो इसकी वजह से मेरा 9th खूब ख़राब गया था। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा 9th में ये था कि टीचर कहती थी बेटा पास तक नहीं है ठीक से आपका लड़का, तो घर पे जो कुटाई होती ना भाई, उसके बाद तो समझ में आ गया था कि ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शंस तो हैं लेकिन उनको काफ़ी कंट्रोल करना पड़ सकता है। नेक्स्ट ये है कि कोई ऐसा बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए कि जब से स्टार्ट करें वही बेस्ट टाइम है? ऐसा देखो, अगर हम 10th के हिसाब से बात करें तो 10th में ज़्यादा कोर्स है नहीं, तो कोर्स कम होने की वजह से टाइम तो तुम्हारे लिए देखो सबसे सूटेबल टाइम रहता है बच्चों के लिए स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते चलें जिससे आगे बर्डन ना आए। और कई लोग होते हैं हम जैसे कि आखिरी में आके पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत में कुछ करना नहीं है, तो वो उनके लिए सही रहता है कि जब जैसे स्टार्ट करो तो वही तुम्हारे लिए एकदम समझो, जैसे कहते हैं नहीं फिजिक्स में टाइम T=0, जो पीछे है उसको भूल जाओ, जो स्टार्टिंग करो उसको 0 से स्टार्ट करो एट दी एंड। सो मैं कहता हूँ कि देखो अगर सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूँ तो साइंस का तुम्हारा कोर्स आराम से 2 महीने के अंदर एक एक चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर सकते हो, एक क्वेश्चन के साथ 2 महीना तुमको लग सकता है। मैथ्स में है कि रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए तुमको। सोशल साइंस है, सोशल साइंस में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो उसमें वो तो ईजी सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें बच्चे क्या कर सकते हैं कि हर वीक में कम से कम 3 दिन उसको ले लें सोशल साइंस को। मैं ये नहीं कह रहा रोज़ पढ़ो सोशल साइंस, लेकिन हाँ कम से कम 3 दिन तो पढ़ो ही, उससे ज़्यादा तो वेल एंड गुड है, तुम टाइम निकाल पा रहे हो, अच्छी बात है। क्योंकि अभी नया नया आया है, बच्चों के अंदर है कि आप सीनियर्स बन रहे हैं धीरे धीरे, तो वो सब जोश अलग रहता है और नए नए डिस्ट्रैक्शंस अलग आते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे डिस्ट्रैक्शंस कम रखे इंसान और रेगुलर बेसिस पे स्टडी करता जाए, और मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही, जैसे यशील सर कहते थे हमारे, याद है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फोकस किस पे करना चाहिए, सिलेबस पहले कंप्लीट कर लें या जितना हो गया है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें? देखो भाई, सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे देखो यही एक सीन रहता है कि एवरेज और नॉर्मल बच्चे के बीच में, ठीक, सिलेबस कंप्लीट करना एक एवरेज बच्चे की आदत होती है कि हाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सबसे बढ़िया चीज़ है, तो उसके एवरेज नंबर भी आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, जैसे मैं करता था अपने 8th-9th में। लेकिन मुझको बाद में ये पता चला कि अगर सिलेबस कंप्लीट करें तो देखो जो पढ़ते जा रहे हैं वो तो याद है, लेकिन जो पीछे लोग भूलते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अब भूलने से कोई मतलब है नहीं, अगर भूल गए तो काम वहीं पे, गेम खत्म है तुम्हारा। यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाती है बोर्ड के एंड टाइम में कि डू और डाई वाली सिचुएशन रहती है, जो पढ़ो वो चीज़ याद हो जानी चाहिए, है ना? तो इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरेंस सबसे ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है, ये बंदा करता जाए साथ साथ, जिसकी वजह से उसको आगे दिक्कत ना फेस करनी पड़े। और महीने में ये तो कहूँगा जितना तुमने महीने भर में तैयार किया है और जितना तुम्हारा पिछला है उसको एक टेस्ट बना के, क्योंकि कई सारे वो भी ऐप्स भी हैं जहाँ पे टेस्ट खुद ही ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं चैप्टर के डालने पे, तो वो सब टेस्ट क्रिएट करो, खुद से करो, पेरेंट्स को दे दो कि ऐसा है, ये टाइमर है, ये मैं बैठा हूँ, आप भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, 1.5 घंटे के लिए मैं टेस्ट दे लूँ, फिर आप भी उठो, तो इससे रहता है कि बच्चे प्रिपरेशन साथ साथ अच्छी होती रहती है, तो उसको एग्ज़ाम टाइम में डर नहीं लगता कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसक्यूबी और पीवाईक्यू मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर पेपर तुमने अगर लगाए थे तो मिनिमम कितने लगाए थे या मिनिमम कितने लगाने चाहिए? एग्जाम्पलर तो मैंने भर भर के लगाए थे, क्योंकि जो रूमर फैल रहा था बोर्ड के टाइम पे कि इस बार एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, तो मेरे को लगा भाई एग्जाम्पल्स लगाना कुछ हो सकता है बड़ी बुक के अंदर से आते हो, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स तो खूब लगाए थे बहुत सारे। तो इस टाइम पे वो सिनेरियो है नहीं कि इस टाइम तो इक्वल वेटेज है कि हाँ 20-22 नंबर को एमसीक्यू से बाकी सारा रिटन पार्ट है, तो इस टाइम पे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एग्जाम्पल्स लगाओ, सैम्पल पेपर ज़्यादा ही सही रहेंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर में आपको एक पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो आपको मिनिमम क्वेश्चन पेपर मतलब कि पर वीक लगाए तो बहुत ही अच्छा है। जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर आते हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन
आपको देती हैं टेस्ट बना के, तो वहाँ से आप वो ले लो। या तो अगर एंड टाइम चल रहा है आपका, तो एंड टाइम पे ये करो कि आप सबसे बढ़िया क्वेश्चन पेपर ये उसके ओसवाल के या तो बालाजी के, प्रमोशन नहीं है लेकिन आपको जिस, क्योंकि एक ब्रांडेड सही है ना, ब्रांड है, अच्छी बात है, तो ये लोग एक ऑथेंटिक तुमको वो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड के लिए काम आएगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये कि नोट्स कैसे बनाएं, मतलब नोट्स कैसे बनाएं और सेल्फ स्टडी के बारे में क्या बताना चाहोगे? देखो, अगर आप YouTube से पढ़े वीडियो से, ठीक, तो उस समय आपके जो नोट्स बनने चाहिए वो वीडियो के साथ साथ बनाओगे तो ज़्यादा समझ में आते हैं। ठीक, एक बार टीचर समझा रहा है, आप नोट कर रहे हो, उसी टाइम पे आपको कोई चीज़ क्लिक नहीं कर रही दिमाग में कैसे हुआ, तो आपको वीडियो बैक करना है, फिर प्ले करोगे तो चीज़ साथ साथ क्लियर होती जाएगी। और एज साइंस का भी मैं एग्जांपल लूँ, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से वही पढ़ाई था 10th में, उसके बाद आखिरी समय पे आके पढ़ा था, तो साइंस एग्जांपल मैं लेता हूँ तो उसमें कई सारे डायग्राम, जैसे हार्ट का है, उसके बाद ब्रोंकियाज मतलब कि वो लंग्स वाला एक है, तो वहाँ पे जो डायग्राम्स होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो जब आप वीडियो के साथ साथ बनाते जाओगे स्टेप टू स्टेप, मतलब कि जब मैं था कि लाइन लाइन जैसे वो खींचता था वैसे वैसे मैं भी खींच खींच के बना लेता था, तो उसके बाद 2-3 बार जब ट्राई करता था तो वो सीख गया था, पूरा एकदम रट गया था वो डायग्राम। तो प्री बोर्ड्स में मुझको बिल्कुल आसानी थी, डायग्राम में मेरे को अच्छे मार्क्स भी मिले थे। साइंस में मेरा ये स्कोर था कि 80 आउट ऑफ 75 थे मेरे, क्योंकि 80-20 का रेशियो ही था उस समय, तो 75 नंबर आए थे 80 में से। तो ये कह रहा हूँ कि साथ साथ बनाओ, जिसकी वजह से नोट्स भी एक ऑथेंटिक बनते हैं तुम्हारे, और डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाएगी, और न्यूमेरिकल्स भी हो जाते हैं। न्यूमेरिकल्स तो आप चैप्टर पढ़ने बाद ही लगाओ तो ज़्यादा सही रहता है। ओके, सो क्लास 10 में कितने आए? क्लास 10th में एज सच तो मैं बता दूं कि मेरे 89.98% थे, 90 को टच नहीं कर पाया। उसका अभी भी थोड़ा बहुत लगता है दिल में, लेकिन सही है। यस, 90 कह सकते हैं। ओके, 90 अप्रोक्स में। हाँ, ओके, फिर लास्ट ये कि इम्पोर्टेंट कोई मैसेज देना चाहोगे जूनियर्स को? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है भाई कि ऐसा है, बैकलॉग कभी मत क्रिएट होने देना। हम सबके टाइम में जैसे कोविड था, पढ़ना था ही नहीं बिल्कुल, टीचर आता था बोल के चला जाता, कोई मतलब नहीं रहता था, तो बैकलॉग इतना क्रिएट हो चुका था ना, बर्डन पड़ गया था एकदम सिर पे। और आखिरी समय पे विश्वास नहीं करोगे, मैंने 1.5-2 महीना सोया नहीं था रात में, 2 घंटे कहीं नींद, 1 घंटे की नींद, इससे एकदम मेरी तबीयत एकदम पूरा ख़राब हो चुकी थी, आंखें के नीचे एकदम काला काला हो गया था, भूत बन गया था मैं एकदम। वही कह रहा हूँ कि बैकलॉग कभी मत क्रिएट होने देना। बैकलॉग एक तुम्हारे लिए शैतान का काम करेगा, आखिरी समय पे तुमको एकदम हलाल कर देगा बकरी की तरह। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस सीरीज के बारे में, ये जो सीरीज चल रही है इंटरव्यू के बारे में? भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, गौरव जैसा इंसान है भाई तुम लोगों को मिला है कि तुम सबको ये सब बता रहा है। ठीक, हम सब के टाइम में थे कुछ गिने चुने एजुकेटर्स थे जो ये सब करते थे, नहीं तो हम सब पता भी नहीं था ये सब क्या होता है भाई, कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये बंदा ऐसा है कि तुमको बता रहा है कि हाँ देखो, अपना पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा है, ठीक, अपने पर्सपेक्टिव से कोई इसको मतलब ही नहीं है, ये दूसरे के ले रहा है, तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने व्यूज़ भी साथ साथ दे रहा है, जिससे तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहता है। और सेकेंडरी चीज़ ये रह गई कि तुमको ये भी पता चल जाएगा साथ साथ कि तुमको कैसे प्रिपेयर करना है कि तुम्हारे क्लास 10th में 90 एंड अबव आ जाए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया है, एक रेवोल्यूशन का काम कर रहा है ये बंदा, अच्छी बात है। तो बेसिकली मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि देखो भाई, 10 में जब भी आ रहे हैं हर एक पेरेंट्स का या हर एक बच्चे का सपना ही होता है कि भाई मेरा भी इंटरव्यू हो, मीडिया है घर पे, है ना। तो मैंने स्टार्ट किया कि 85 से या 90% प्लस वाले जो हैं उनका भी इंटरव्यू ले, भाई मेहनत तो 98 वाला भी करता है और 90 वाला भी कर रहा है ना। तो मैंने सोचा इंटरव्यू से कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे, है ना। इंटरव्यू तो भाई, इंटरव्यू तो तुम्हारा चलो एक सोशल काम है, अच्छी बात है, इंटरव्यू से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आजकल बच्चों को ये रहता है ना कि जैसे कि बड़े बड़े लोग 95% वाले कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, 90 वाले कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये नहीं समझना कि एवरेज बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है और 90 वाला क्या कर रहा है, दोनों कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तुम यहाँ पे 85 वाले को ले रहे हो, 85 वाले ने काम क्या किया, 90 वाले ने काम क्या किया, तो वो लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, पता चल जाएगा कि दोनों में क्या है। और वरना तो दुनिया तो सिर्फ 90 अबव वालों को पूछती है, वरना तो थैंक यू। थैंक यू।